हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में। अभी तक मैं आपको इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही थी राजनीतिक विज्ञान के। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, जो कि आपका एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। उसके लिए आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रभुत्व में वृद्धि हुई है, कारण को दर्शाइए। कि जो भारत के प्रधानमंत्री है उसका जो प्रभुत्व बढ़ा है, उसकी वैल्यू बढ़ी है, उसका क्या कारण है वो बताइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री के प्रभुत्व को बढ़ाने में निम्नलिखित बातों का योगदान रहा है। ये 4 पॉइंट है जिन बातों की वजह से प्रधानमंत्री का योगदान रहा है, काफ़ी उसका प्रभुत्व बढ़ा है। तो क्या पॉइंट्स हैं, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन का ढांचा। इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। संसदीय ढांचा, इसका मतलब है कि संसदीय शासन का मूलभूत आधार यह है कि वास्तविक शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती, यानी कि जो भी संसद के अंदर शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं, प्रधानमंत्री के हाथों में सारी शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का नेता होता है, वह संसद की गतिविधियों में भी एक खास भूमिका निभाता है। यानी कि संसद में जो भी काम काज होता है उसमें एक खास भूमिका प्रधानमंत्री की रहती है, यानी कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र ही रहता है। सदन में प्रस्तुत महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में प्रधानमंत्री के भाषण व हस्तक्षेप का जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि कभी भी कुछ भी विधेयकों में कोई चीज़ होती है, कोई मीटिंग रखी जाती है, उसमें प्रधानमंत्री का जो भाषण रहता है उसमें एक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह किसी और मंत्री के भाषण का नहीं है, जाएगी जितना प्रधानमंत्री के बोलने का महत्व है उतना किसी और मंत्री के भाषण में महत्व नहीं है। इन सब बातों का मिला जुला परिणाम यह होगा कि प्रधानमंत्री निश्चय ही शक्तिशाली बन जाएगा। तो ये पॉइंट था पहला। अगला है जननेता के रूप में प्रधानमंत्री की छवि। कि जननेता के रूप में किस तरीके से छवि बनी है, कह रहे हैं कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने जो अपार यश अर्जित किया, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया था, लोगों के सामने अपार यश अर्जित किया था, यानी कि काफ़ी वाहवाही अर्जित करी थी। वह उनकी सबसे बड़ी निधि थी। नेहरू जी ने जनता के साथ अपने को जोड़ लिया था। यह गठबंधन आज़ादी के बाद भी चलता रहा, यानी कि आज़ादी के बाद भी यह गठबंधन चलता रहा, शुरुआत से भी चलता रहा, बाद में भी चलता रहा। गांधी जी की ही तरह नेहरू की विशेषताएं, नेहरू की भी व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण और करिश्मा था, यानी कि जिस तरीके से लोग गांधी जी को पसंद करते थे इतना ज़्यादा, उसी तरीके से नेहरू जी को भी पसंद करने लगे थे, क्योंकि नेहरू जी ने भी लोगों से अपना जो है काफ़ी गठबंधन अच्छा बना लिया था। और सभी का ऐसा विश्वास था कि जब तक नेहरू जी हैं जब तक सब ठीक चलता रहेगा। और उनको डर था कि अगर नेहरू जी नहीं रहे तो शायद हो सकता है हमारी लोकप्रियता कम हो जाए, या फिर देश को कौन अच्छे तरीके से चलाएगा, ये लोगों को भय भी रहता था थोड़ा सा। तो वही कह रहे हैं कि नेहरू जी की शक्ति का स्रोत जो है प्रधानमंत्री का पद ही नहीं बल्कि एक लोकप्रियता भी थी, जो जन नेता के रूप में अर्जित थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इंदिरा गांधी ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है अपनी। बांग्लादेश में जो भारत की विजय के बाद जो प्रधानमंत्री की छवि एक में अलग सा निखार सामने आ गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का जो नारा लगाया था, वो सचमुच में ऐसा लग रहा था कि गरीबी सचमुच में ही हट जाएगी, और ये जो काफ़ी लोकप्रियता रही। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय हो गई लोगों के समक्ष, और इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी असाधारण जो शक्ति है उनका इस्तेमाल किया। अगला पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट है लंबे अरसे तक केंद्र में एक ही दल की प्रभुता, यानी कि लंबे अरसे तक एक ही दल चलता रहे, एक ही पार्टी चलती रहे। तो उसके बारे में बता रही हूँ, प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन व संसदीय प्रणाली वाले इन अन्य देशों में भी शक्तिशाली बनता जा रहा है, फिर भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा अंकुश जो है सशक्त विरोधी दल है। जो भारत के लिए है, ब्रिटिश पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री की एक विरोधी दल की तरह ही है, जो सदा प्रधानमंत्री की भूलों को लाभ उठाने में कोशिश करते हैं। यानी कि जो ब्रिटिश पार्टी होती हैं वो प्रधानमंत्री कोई जरा सी गलती कर दे उसी का मौके का फ़ायदा उठाने में लग जाते हैं, वो कि जरा सी गलती करे हमें मौके का फ़ायदा उठाने को मिल जाए। इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी कभी एक दल की सरकार बनती है तो कभी दूसरे दल की सरकार बनती है। सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वहाँ विरोधी दल का कड़ा अंकुश देखने को मिलता है, कि जहाँ भी सरकार और प्रधानमंत्री होंगे वहाँ उनका विपक्षी दल जरूर होगा, वो अंकुश लगाने के लिए उनका विपक्षी दल जरूर होता है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, विपक्षी दल जो है काफ़ी बिखरा हुआ सा है। वर्षों तक भारतीय संसद एक संगठित विपक्ष के अभाव में काम करती आ रही है। इनकी भारतीय जो संसद है एक संगठित, एक साथ इकट्ठा होकर विपक्ष की भूमिका भी निभाती है और एक पक्ष की भी भूमिका निभाती है। तो कह रहे हैं कि विपक्ष के अभाव में कमी करती रही है,
पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। यानी कि पहले जो विपक्षी दल कम थे, बट लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल काफ़ी सारी पार्टियां हैं जो विपक्ष दल में खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल, ये असम गण परिषद, ये कांग्रेस, बीजू जनता पार्टी को मिलाकर जो है काफ़ी सारे ऐसे समूह हैं जो विपक्षी और पक्षी दल दोनों की भूमिका निभाते हैं, जो कांग्रेस के नेतृत्व में भी चल रही यूपीए की सरकार भी है जो डटकर विरोध कर रही हैं। तो अगला पॉइंट आता है हमारा, भारत की सामाजिक आर्थिक समस्या। क्या है भारत की आर्थिक समस्याएं जो जिनके कारण से प्रधानमंत्री ऊपर उठा है? वो है कि गुलामी और शोषण के कारण भारत की जनता जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गई थी, और राष्ट्रीय आय बहुत कम है। हमारी जो राष्ट्रीय आय बहुत कम है, तथा जनता के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा है, और इन काफ़ी मतलब लोग जो है नीचे पहुंच गए, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी हमारी। देश में सारी जो है देश में भारी आर्थिक विषमताएं हैं। ये बातें हैं जिन्होंने एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में तानाशाहों को जन्म दिया। यानी कि इन्हीं बातों के चलते ही एशिया और अफ्रीका में तानाशाही की सरकार भी आ गई थी। अभिप्राय यह है कि लोग जो है दरिद्रता व पिछड़ेपन से छुटकारा पाने चाहते थे, कि किस तरीके से वो गरीबी पिछड़ेपन से छुटकारा पा लें। इसके लिए तानाशाहों के आकर्षण नारे में बह जाते हैं। यानी कि इसलिए जो तानाशाही सह नहीं पाते हैं, वो आकर्षण में आकर नारों में बह जाते हैं। यानी कि नारों में नारे वगैरह लगाते हैं। भारत में सौभाग्य से जो है संसदीय संस्थाएं अभी भी कायम है। यानी कि सौभाग्य से भारत में अभी भी ऐसी संस्थाएं हैं जिससे कि वो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आपातकालीन स्थिति के दौरान जो है ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं जिससे कि लोगों को लाभ हो सके। राजीव गांधी ने भी देश की आर्थिक और औद्योगिक गति को आगे बढ़ाया, और उनके शासनकाल में अंतिम दिनों में रोजगार में कई योजनाएं उन्होंने बनाई थी जो रोजगार से रिलेटेड थी, शुरू में की गई। उन पर समय तक उन्होंने काफ़ी जो है विश्वास लोगों के प्रति जो गिर चुका था वो काफ़ी उठ गया। नरसिम्हा राव ने अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए बहुत से कदम उठाए, जैसे कि निजीकरण और बाजार शक्तियों पर अधिकाधिक निर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की कटौती। यानी कि इन सभी कार्यों के चलते जो है प्रधानमंत्री का प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा बना। तो यही वीडियो में मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। और मैंने प्रीवियस यानी कि मेरे आप चैनल पे जाएंगे तो आपको पहले भी लोकतंत्र क्या है और काफ़ी सारे लोकतंत्र क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, वो आपको वीडियो प्रीवियस में मिल जाएगी, आप जाके देखिए। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर लिंक डाल दूंगी, आपको नीड होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।